नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण निशाने पर हैं? क्या योगी सरकार जानबूझ करके ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है? क्या इसके पीछे ये एक संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग है? क्या किसी सरकार के या फिर किसी सरकार का जो चेहरा है उस व्यक्ति के जहन में कोई ऐसी बात है जिसका मूल ब्राह्मण विरोध से जुड़ा हुआ है? ये सारी बातें उत्तर प्रदेश में तैर रही हैं। यूपी में जमकर के चर्चा है कि आखिरकार ये ब्राह्मण बार बार निशाने पर क्यों, और वो ब्राह्मण जो योगी सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक हैं, सबसे लॉयल वोट बैंक हैं। और योगी सरकार नहीं बल्कि इसको बीजेपी सरकार कहें। ब्राह्मणों ने जो वोट दिया वो बीजेपी को दिया, और बीजेपी को वोट इसलिए दिया क्योंकि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब पिछले 8 साल की सरकार में एक बार नहीं बल्कि कितनी बार ये बातें आम होने लगी कि उनको एक के बाद एक करके चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद एक घटनाएं सामने आने लगी, तो ये सवाल भी उठने लगा कि आखिरकार ब्राह्मण बार बार निशाने पर क्यों हैं? ये योगी सरकार की सोच है या इस सरकार में बैठे हुए किसी विशेष व्यक्ति के अपने जहन में ब्राह्मण विरोध का कोई बीज है क्या? ये सब सवाल उठने लगे हैं। और ताजा घटना में आपको बता दूं, ये ताजा घटना है यूपी के बांदा के बबेरू की। बांदा के बबेरू में एक ब्राह्मण परिवार का घर गिरा दिया गया, बिना नोटिस बुलडोजर चला दिया गया। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये वहां के विधायक लगाया है। उनका नाम है प्रकाश द्विवेदी। वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सारी तस्वीरें सामने रखी। वो घर आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको कि बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये घर एक ब्राह्मण परिवार का है। राजेंद्र पांडे इस घर के मुखिया, और वो विकलांग हैं, वो दिव्यांग हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, और उनका घर गिराया गया। खबरें ये भी सामने आई कि महिलाएं और बच्चे घर के भीतर थे। वे हाथ जोड़ते रहे, गुहार करते रहे कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन प्रशासन नहीं माना। वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर आरोप लगा कि वे यहां पर चाह रहे थे कि 2 कमरे उनको मिल जाएं, और इसी जद्दोजहद में जब ये मना किया गया तो ब्राह्मण परिवार पर प्रशासन के मिली भगत से ये एक्शन हो गया। अब आप देखिए किस तरह से प्रकाश द्विवेदी जो बीजेपी के अपने विधायक हैं यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं एसडीएम को। उनकी आवाज का जो टोन है वो आप सुनिए, और उससे मालूम पड़ेगा कि आक्रोश कितना गहराया हुआ है ब्राह्मणों के भीतर। सुनिएगा प्रकाश द्विवेदी को। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे। वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे आप। मगर सवाल है कि ये जो बांदा के बबेरू में हो रहा है, क्या ये कोई संयोग है, ये कोई अपवाद है, या फिर ये एक सिलसिला है? ये कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। एक के बाद दूसरे ऐसे वाक़ये सामने आ रहे हैं जब ब्राह्मण रिसीविंग एंड पर हैं, ब्राह्मण निशाने पर है। यहीं पर ही सवाल उठ रहा है कि ये इसके पीछे कोई सोच है क्या? किसी व्यक्ति विशेष की सोच है जिसकी जड़ में ब्राह्मण का विरोध है और जिसका इतिहास ही ब्राह्मण विरोध का रहा है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए इसके पहले बस्ती में क्या हुआ था। बस्ती में आदर्श उपाध्याय 17 साल का नाबालिग लड़का, उसकी थाने में पीट करके आरोप लगा हत्या कर दी गई। और मामला क्या था? एक छोटा सा तंबाकू का विवाद था। तंबाकू के विवाद पर एक शिकायत हुई, पुलिस थाने ले गई और अगले दिन शाम को छोड़ा। और आरोप इस कदर पीटा कि जब वो बच्चा घर पहुंचा तो उल्टी आने लगी खून की, और वो बच्चा नहीं रहा। और उसके बाद हद तब हो गई जब वहां भी बीजेपी के अपने नेताओं ने धरना दिया, बीजेपी के अपने नेताओं ने आंदोलन छेड़ा। वहां के जो 2 बार के सांसद हैं हरीश द्विवेदी, जो भी बीजेपी में असम के प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी ओर से दबाव डाला। विवेकानंद मिश्रा जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने दबाव डाला। तब जाकर के इस मामले पर एक एक्शन हुआ कि इस मामले में वहां पर जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था, मांग यहाँ पर ये की थी कि एक्शन इस तरह से हो कि एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो। हत्या हुई है ये आरोप लगा, नाबालिग की हत्या तंबाकू के विवाद में, लेकिन ऐसी कोई एक्शन नहीं हो पाया, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसकी घर वाले मांग कर रहे थे और जिसकी बीजेपी के अपने नेता मौके पर पहुंचे, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि विपक्ष के तमाम नेता वहां पहुंचे। माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। कुशल तिवारी ने मुद्दा उठाया, पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे।
तमाम जगहों पर यह आवाज बुलंद हुई। ये आवाज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अपने कार्यालय के भीतर बुलंद हुई, लेकिन योगी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। जिस एक्शन की घर वाले मांग कर रहे थे तो नहीं लिया। और यहीं पर सवाल उठ रहा है कि ये सिलसिला क्यों हो रहा है। मैंने आपको बांदा बताया, बस्ती बताया, आप कौशाम्बी आ जाइए। कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी के साथ क्या हुआ, किस तरह से एक अनर्गल आरोप लगाया गया उनके बेटे पर, धुन्नू तिवारी पर, सिद्धार्थ तिवारी पर, और बेटे को जेल में डाल दिया गया। राम बाबू तिवारी गुहार करते रहे, घर घर जो जिम्मेदारों के ठिकाने हैं उनके दरवाजे पर, उनके दर पे जाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने सुनी और आखिरकार उन्होंने जहर खाकर जान दे दी और अपने शरीर पर पूरा अपनी व्यथा का नोट लिख करके चले गए। उसके बाद हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, तब जाके जांच बैठी। जब दूर तक आवाज गई, खुद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंटरवीन किया, तब जाकर के सरकार की कलम हिली और वहां पर जांच शुरू हुई। तो पता चला जिस बच्ची के जरिए ये आरोप लगवाया गया था बलात्कार का, वो आरोप झूठा था। उस बच्ची की मां ने उसको सिखाया था। उस बच्ची ने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने ये बात स्वीकार की और उसके बाद जाकर धुन्नू तिवारी को छोड़ा गया। लेकिन तब तक तो घर उजड़ गया था। पिता राम बाबू तिवारी अपने बेटे को जेल में देख करके, जो उनके हृदय में पीड़ा थी, जो कलप था उनके सीने में, वो इस दुनिया से जा चुके थे। ये कहानी हुई कौशाम्बी की। मोहित पांडे पर आ जाइए, लखनऊ की कहानी पे आ जाइए। लखनऊ में जिस तरह से मोहित पांडे की, वहां भी देखिए, वहां भी 6-7 हज़ार का विवाद था और मोहित पांडे को एक शिकायत हुई। उस शिकायत पर लखनऊ में चिन्हट ले जाया गया और वहां पर कोतवाली में जिस तरह से वहां भी आरोप सामने आया कि इस कदर पीटा गया कि मोहित पांडे की जान चली गई। और वहां भी ये बात सामने आई कि किसी का फोन आया था, किसी नेताजी का फोन आया था, लंबा उस पर बवाल हुआ, लंबी उस पर शोर शराबा मचा। लेकिन योगी सरकार ऐसा कोई आश्वासन देने में या ऐसी कोई एक्शन लेने में असमर्थ रही जिससे कि ये बात सामने आए कि ये जो घटनाएं सिलसिलेवार हो रही हैं, इनके पीछे कोई मोटिव नहीं है, कोई मंशा नहीं है और इनको रोकने के लिए, इनको ना होने देने के लिए और इंसाफ करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मोहित पांडे ही, मैं आपसे जितनी घटनाएं बता रहा हूँ ये कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं, एक के बाद एक घटनाएं हैं। मैंने कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे ही लखनऊ में परशुराम यात्रा हो रही थी। परशुराम यात्रा बाकायदा, जिसमें कि यूपी के डिप्टी सीएम, जिस कार्यक्रम में परशुराम यात्रा के बाद एक कार्यक्रम था, उसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि थे, लेकिन उस परशुराम यात्रा को रोक लिया गया। करणी सेना को यहाँ पर खुली छूट देने की बातें सामने आती हैं। करणी सेना ने जिस तरह से आगरा में जिस तरह से हंगामा किया और उस हंगामे के बाद भी उसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करने का अधिकार दे दिया गया, जहां डबल बैरल की बंदूकें लहराएगी, जहां पर हथियार लहराएंगे, लेकिन परशुराम यात्रा को रोक दिया गया। और वो परशुराम यात्रा जिसके आयोजन में, उसके बाद होने वाले आयोजन में खुद यूपी के डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि थे, उसको रोक दिया गया। सवाल उठा कि क्यों रोका गया? परशुराम यात्रा से दिक्कत किसे है, चिढ़ किसे है, दिमाग में विरोध का बीज किसके है, ये सवाल खड़े हुए। बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ वो सभी ने देखा और उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने जो झेला, उसका पुरसा हाल कौन है? ये वही राम गोपाल मिश्रा है जिसकी जान चली गई थी बहराइच में सांप्रदायिक दंगे में। इसकी पत्नी को योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि पूरी मदद की जाएगी, लेकिन मदद ऐसी हुई कि इसकी पत्नी ने हमको इंटरव्यू देकर के बताया कि आयुष्मान कार्ड तक नहीं बना, बाकी तो छोड़ दीजिए, ना नौकरी मिली, न जो मदद की बात कही गई थी वो मदद मिली। और आज स्थिति यह है कि राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा वो इस दहलीज पर आ गई है जहां कभी भी वो दाने दाने की मोहताज हो सकती है। ये है उत्तर प्रदेश की सच्चाई, उसका हाल। इतना ही नहीं, घटनाएं एक नहीं बल्कि कई हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब 1-2 घटनाएं होती तो हम मान लेते कि ये कोई संयोग है, लेकिन एक के बाद जब एक घटनाएं हों तो माना जाता है ये संयोग नहीं बल्कि इसमें कोई प्रयोग है। जुगल किशोर आईपीएस, और जिस तरह से अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी भी किसको नहीं पता है। किस तरह से उनको सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने महकमे में सोचिए, बतौर आईपीएस उन्होंने एक अधीनस्थ के मामले में एक एक्शन लिया था जिसको लेने का उनको पूरा अधिकार था, और जो सजा थी उस अधीनस्थ को दी गई थी उसको उन्होंने कंडोन किया था। उन्होंने उस पर अपनी टिप्पणी की थी और अपने लेवल पर वो एक्शन लिया था जिसको, इस एक्शन को लेने का उनको पूरा अधिकार था। मगर जुगल किशोर तिवारी का क्या हुआ? उनको सस्पेंड कर दिया गया।
खासे समय तक सस्पेंड रहे, उसके बाद बहाल रहे। और सवाल ये आया कि यहाँ पर दूसरे पुलिस अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप हैं, जमीन रिश्तेदारों के नाम जमीन हड़पने से लेकर के क्या क्या नहीं आरोप हैं, वहां पर योगी सरकार सस्पेंशन वाली कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये जुगल किशोर तिवारी के साथ में ये एक्शन क्यों लिया गया, ये भी सवाल खड़ा हुआ। यूपी का हालत देखिए, बताया जाता है कि यहाँ पर 14% से ज्यादा ब्राह्मण हैं और ये वो ब्राह्मण वोट बैंक है जो बीजेपी का लॉयल वोट बैंक है, जो बीजेपी को कंटिन्यू वोट देता आया है, खासतौर पर जब से 2014 से मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई है। लेकिन उसके बाद भी अगर यूपी में इस वोट बैंक की ये बदहाली है तो इसके पीछे की कहानी यही बताई जाती है कि जहन में किसी न किसी के ये ब्राह्मण विरोध का बीज है और इसीलिए ये कहानी दोहराई जा रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ और बता दूं, बीजेपी के अपने विधायक देवमणि द्विवेदी, आपको याद होगा बीजेपी की 2017 की सरकार आए हुए 3 साल हुए थे और इन्होंने बाकायदा बोल दिया था कि कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई इसका डेटा दिया जाए। ये बीजेपी के अपने विधायक ने बोला था। इसी यूपी में ब्राह्मणों को कितना शस्त्र लाइसेंस दिया गया है, इसके लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि पता करो कितना शस्त्र लाइसेंस दिया गया। बाद में पैर खींचे जब इसको लेकर के हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की वो बात किसको नहीं याद, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी ने चुन चुन करके ब्राह्मण नेतृत्व को खत्म किया। ये कांग्रेस के नेता ने कहा था। सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के कद्दावर नेता हैं, उनकी ये बात किसे नहीं याद है कि उन्होंने कहा था कि चुन चुन करके इनकाउंटर जो किया गया उसमें ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया है। तो ये सब जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई आइसोलेशन में बात जारी हो, कहीं कुछ संयोग हो रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर से घटनाएं घट रही हों और इसके बीच में क्या है, अब सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। तो इसके बीच में जो सवाल उठते हैं और जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं हैं गोरखपुर की लड़ाई को लेकर के। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जब यूपी के सीएम नहीं बने थे, उस जमाने से चली आ रही है हाथा बनाम मठ की लड़ाई, यानी पंडित हरिशंकर तिवारी बनाम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु। ये जो एक राजनीतिक लड़ाई वहाँ चली है और इसका बेस ही रहा है ब्राह्मण बनाम ठाकुर। और ये माना गया कि योगी आदित्यनाथ का पूरा जो सेटअप था वो ठाकुरों के पक्ष में था और पंडित हरिशंकर तिवारी का सेटअप था ब्राह्मणों के पक्ष में। और ये लड़ाई तब की है और ब्राह्मण विरोध का ये बीज भी तब का है, ये बातें भी कही जा रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी का जो अपना लॉयल वोट बैंक है उसके साथ में ये सुलूक क्यों हो रहा है, और अगर यूपी में किसी व्यक्ति विशेष के जहन में ऐसा ब्राह्मण विरोध का बीज है भी तो केंद्रीय नेतृत्व इसे क्यों बर्दाश्त कर रहा है? क्या ब्राह्मणों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है? सवाल ये भी उठ रहा है कि ये मान लिया गया कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वोट बीजेपी को ही देंगे, इसलिए इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये भी सवाल उठ रहा है और ये सारे सवाल हैं। 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है और ये सवाल अगर इनके सही जवाब नहीं दिए गए तो बीजेपी पर बहुत ही भारी पड़ सकते हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।